नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 24, उत्साह द्वारा प्रभावित करना। वह महान योग्यता की धनी है, बस उसे कारण और चर्चा की कला पर ध्यान देना है। यदि वह ऐसा कर सकी तो वह लोगों को प्रभावित कर सकती है। शेक्सपियर, उस व्यक्ति को सबसे महान कलाकार की उपाधि दी जानी चाहिए जो दर्शकों की भारी भीड़ से घबराए बिना पियानो पर उंगलियों का जादू दर्शाने में सक्षम हो, जो दर्शकों की उग्रता को सहजता में बदलने का हुनर रखता हो, जो सुरों में मौजूद मस्ती से दर्शकों को हंसा सके और शोक के सुरों से दर्शकों की आंखों को पनीला कर दे। उसे दर्शकों के समक्ष लेकर आओ, चाहे दर्शक कैसे भी हों, जडू या असभ्य, खुश या नाखुश, शिष्ट या जंगली। महान कलाकार को अपनी कला से दर्शकों को खुश या मस्त करने की कला आनी चाहिए। ऐसे कलाकार अमर होते हैं। रॉल्फ वाल्डो एमरसन, वाक्चातुर्य पर निबंध। दर्शकों में उत्साह पैदा करने का हुनर कम या ज्यादा सफलता का अहम कारण होता है। दर्शकों के लिए महत्व रखने वाले मुद्दे के प्रति उत्साह पैदा कर अपेक्षा अनुसार परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य कम या ज्यादा, सही या गलत, उचित या अनुचित और शांत या भड़कीला हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके इस कला का प्रभाव अतुल्य होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड के व्याख्यान के अनुसार दृढ़ विश्वास रखने की शिक्षा देना स्वाभाविक रूप से जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाद विवाद और अक्सर सुझावों की सहायता ली जाती है। इससे संबंधित उपयुक्त जानकारी की अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दरअसल जनता के समक्ष बोलने की कला में कहीं न कहीं दर्शकों को प्रोत्साहित करने की कला का इस्तेमाल किया ही जाता है। दर्शकों को प्रोत्साहित करने की कला पूर्णतः बौद्धिक होने के मुकाबले भावनात्मक होती है। इसमें जनता के समक्ष भाषण देने की कला के लगभग सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चर्चा के सभी प्रकार शामिल होते हैं। निम्नलिखित वाक्य के द्वारा इस विधि का इस्तेमाल समझा जा सकता है। जातिवाद के विरुद्ध अपील सदैव प्रभावशाली साबित होती है। आमतौर पर इसे न्यायसंगत माना जाता है। किसी विशेष विचार या अपील के साथ जातिवाद के मुद्दे को खड़ा किया जा सकता है। रुडयार्ड किपलंग ने इस विधि का इस्तेमाल किया था। इस मुद्दे के आधार पर यूरोपीय युद्ध पर चर्चा की गई। किपलंग ने युद्ध के दौरान जातिवाद के मुद्दे का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए किया। यह ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आम जनता का समर्थन मिल ही जाता है। इसे प्रगतिशील अपील का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। कई लोग छोटे उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं और फिर निजी स्वार्थ के लिए मुद्दे को बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश करते हैं। बिना गलती, बिना इच्छा के जर्मन वासियों को युद्ध के लिए मजबूर किया गया है। जर्मनी एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति है जो पिछले 20 सालों से इस युद्ध की तैयारी में जुटी है। एक ऐसी शक्ति जो सभ्य समाज को बंदूक की नोक पर जीतने का दम रखती है। पिछली 2 पीढ़ियों से जर्मन सरकार पुस्तकों, शिक्षा संस्थानों, भाषणों और चर्चाओं के जरिए बड़ी सावधानीपूर्वक अपने देश की जनता को समझाती आई है कि विश्व विजय ही सभी तैयारियों और कुर्बानियों का मुख्य लक्ष्य है। हमने बड़ी सावधानीपूर्वक तैयारी की है और महान बलिदान दिए हैं। हमें सैनिकों और बस सैनिकों की जरूरत है। यदि हमें हमारे मित्र राष्ट्रों का साथ मिलता है तो हम संगठित बर्बर विरोधियों को कुचल डालेंगे। कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। हम आधुनिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मनों का मुकाबला करने जा रहे हैं। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन हमारा बस एक ही लक्ष्य है, दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना। बेल्जियम पर हमला, फ्रांस पर आक्रमण और रूस से मुकाबला, हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। जर्मन वासियों का मुख्य उद्देश्य, जो बार बार दोहराया जा चुका है, जिसकी कसम बार बार खाई जाती है, वह है ब्रिटिश साम्राज्य को नेस्तनाबूद करना, ब्रिटिश सरकार की संपदा एवं व्यापार को नष्ट करना और विश्व से ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व को खत्म कर देना। यदि आप कुछ देर के लिए आक्रमण के सफल होने की कल्पना करें तो यकीनन सफलता खुद ब खुद कदम चूमेगी। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन हम विश्व के नक्शे से इंग्लैंड का अस्तित्व खत्म कर देंगे। हमारे भाग्य में जीत लिखी है। हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं। युद्ध की जिस गरिमा और सच्चाई को हम पिछले 100 सालों से भूल चुके हैं, उसे याद करने का समय आ गया है। हमें अपने पराक्रम का उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। मुश्किलों से भरे इस लंबे सफर में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे,
हमें कठिनाइयों और निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। हम इस युद्ध को अंजाम तक लेकर जाएंगे। हम सभी साथ मिलकर इस युद्ध का सफल परिणाम तय करेंगे। सामाजिक भेदभाव जैसी बुराइयां हमारे देश से खत्म हो चुकी हैं। इस संघर्ष ने सभी जाति के लोगों को केवल और केवल जर्मन बना दिया है। जीवन को लेकर हमारी सभी इच्छाएं एवं जरूरतें भी महज 6 हफ्तों पहले खत्म हो चुकी हैं। अब हमारे सामने बस एक ही लक्ष्य है, जो हर व्यक्ति के दिल का हिस्सा बन चुका है, जीत, जीत और बस जीत। यदि हमें अपने अधिकारों को हासिल करना है और स्वतंत्रता को धरती का मूल सिद्धांत बनाना है, तो जर्मनी के हर व्यक्ति को युद्ध करना होगा, बलिदान देना होगा। इस उदाहरण से साफ होता है कि दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उनके हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी भावनाओं के मुताबिक लक्ष्य तय करने चाहिए। इन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनता में उत्साह भरने के लिए ये सिद्धांत मूल मंत्र का कार्य करते हैं। पहले सिद्धांत की समझ के लिए माननीय उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं की गहन जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वे कौन से उद्देश्य हैं जो व्यक्ति को कार्यशील बनाते हैं? इन उद्देश्यों को गंभीरता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार उन उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि कौन से उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं से दर्शक प्रभावित हो सकते हैं। दर्शकों के आदर्श और जीवन के प्रति रुचि का स्रोत क्या है? आपके आकलन में कमी का भुगतान स्वयं आपको ही करना होगा, अर्थात विषय को बारीकी से समझना चाहिए। पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए समर्थन मांगने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा प्रयास केवल निराशा ही दे सकता है। दर्शकों के बारे में अध्ययन कीजिए, उनकी विचारधारा, रुचि आदि के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसके पश्चात जबरदस्त तैयारी के साथ दर्शकों के समक्ष पहुंचिए। निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। दर्शकों की तादाद जितनी ज्यादा हो, विषय और भाषण का अंदाज उतना ही व्यापक होना चाहिए। अविवाहित लोगों को फर्नीचर के बीमे से संबंधित विषय के प्रति आकर्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनता का समर्थन बटोरा जा सकता है। प्रमाणित दवाओं के विज्ञापन में सबसे पहले बीमारी का जिक्र किया जाता है। इस प्रकार ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना आसान होता है। यदि सबसे पहले दवा की मात्रा और खर्च या फिर दवा की विशेषता और निवारण का जिक्र किया जाए, तो जाहिर तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल होगा। सोचने के लिए मजबूर करने वाले विज्ञापन से समाधान के लिए उत्साह पैदा होता है। कंपनी की दवा बेचने की उत्सुकता के मुकाबले ग्राहकों में दवा खरीदने की उत्सुकता ज्यादा अहमियत रखती है। हाल ही में एक पुस्तक विक्रेता न्यूयॉर्क के नामी एटॉर्नी के दफ्तर पहुंच गया। उसने कहा कि क्या आप पुस्तक खरीदना पसंद करेंगे? लेकिन यदि एटॉर्नी को पुस्तक खरीदने की जरूरत होती तो वह पहले ही खरीद चुका होता। इसी प्रकार एक सिलाई मशीन विक्रेता ने एक सॉलिसिटर से सिलाई मशीन खरीदने के लिए पूछा। दोनों मामलों में विक्रेता ने एक ही गलती को दोहराया। उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए अपील की। कामयाब वक्ता की अपील में खुद के फायदे से ज्यादा सुनने वाले के फायदे का संदेश होना चाहिए। इंसान फितरतन स्वार्थी होता है। वह उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जिससे उसे फायदा हो। ध्यान दीजिए किस प्रकार सेनेटर थर्स्टन ने क्यूबा के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील की थी और किस प्रकार ब्रांड ने अपने भाषण में जन कल्याण के मुद्दों को उठाया था। प्रोत्साहन से भरा भाषण दर्शकों में जोश की लहर पैदा करता है। ऐसे भाषणों से लोगों में कर्तव्य का भाव पैदा होता है। प्रोत्साहित करने वाले भाषण के 4 विभिन्न तरीकों पर ध्यान दीजिए और इनमें छिपे उद्देश्यों का आकलन कीजिए। बदला लो, चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो, जला दो, मार दो, काट दो, कोई भी गद्दार बचना नहीं चाहिए। शेक्सपियर, जूलियस सीजर। आखिरी शत्रु की हत्या तक हमला करते रहो, मृत्युशैया और ज्वाला के लिए हमला करो, बहादुर साथियों की मौत के लिए हमला करो, भगवान और सरजमीन के लिए हमला करो। फिट्स ग्रीन हेलेक, मार्को बोजारिस। विश्वास करें श्रीमान, यदि उन नन्हे बच्चों का सवाल नहीं होता तो आज वह अपना मेहनताना लेने नहीं आता। आपके फैसले के फलस्वरूप ही ऐसे हालात पैदा हुए। माननीय न्यायाधीश, आप इन अभागे बच्चों को भिखारी बनने की मजबूरी से बचा सकते थे। आप इनको अनाथ होने से बचा सकते थे। ओह, मैं जानता हूं कि आपके फैसले के बाद मुझे दया की कामना नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सहानुभूति के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। मुझे दया नहीं, न्याय चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, पिता के रूप में नहीं, एक पति के रूप में, पति के रूप में नहीं, एक नागरिक के तौर पर, नागरिक के तौर पर नहीं,
एक इंसान के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी नहीं, एक ईसाई के तौर पर मैं कसम लेता हूँ आपके सामाजिक, निजी, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की, अपने परिवार के अनादर, घर के उजड़ने, ईश्वर के अन्याय की, ईश्वर बचाए, इस देश को संक्रामक महामारियों से और जुल्म से प्रभु भविष्य में पैदा होने वाले हजारों बच्चों को ऐसे दुख, अपमान और निंदा के उदाहरण से बचा कर रखे। चार्ल्स फिलिप्स, गुथेरी की ओर से अदालत के समक्ष अपील। मैं मखमली मोजे पहनकर गुलामों के संगीत पर नृत्य करने वाले और इस कार्य को स्वतंत्रता कहने वाले व्यक्ति की ओर से आग्रह करता हूँ, उस व्यक्ति की ओर से जो घंटियां लगा मुकुट पहनता है, जिसने हेस्टर प्राण को शर्मनाक स्तर तक गिराने के कार्य को धर्म का नाम दिया। वह अमेरिकी विचारधारा के विस्तार के लिए गुनहगारों को दंड देता है और इस कार्य को सच्चाई और धर्म कहता है। मैं इंग्लैंड के कुलपति की ओर से नए कवियों से आग्रह करता हूँ, एंटिकॉट से लेकर लॉवल तक, विंथ्रॉप से लेकर लॉन्गफेलो तक, नॉरेटन से होम्स तक, और मैं साधारण जनता के अधिकारों की ओर से आग्रह करता हूँ, मैं जनमानस की उत्पत्ति करने वाले पूर्वजों की ओर से भी आग्रह करता हूँ। बीते हुए समय को जंगलियों की क्रूरता से नहीं, शहीदों के लहू से प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। बीता हुआ समय बीत गया है, इसे ज्यादा कुरेने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान और भविष्य महत्वपूर्ण हैं, इन्हें संगीत और उल्लास से भर दो। पूर्वजों के द्वारा मिली शिक्षा ने हमें धन्य कर दिया है। हमें उनके द्वारा स्थापित किए गए कानून और नियमों का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी आंखों में मौजूद चमक से समृद्धि का मार्गदर्शन होगा। हमें सहन शक्ति का वरदान मिला है। अपनी महान शिक्षा के साथ प्रभु सदा हमारे साथ रहे हैं। अब प्रभु धर्म, लोकतंत्र और देश प्रेम की स्थापना के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु की शरण में सभी बुराइयों का नाश होगा। जॉन ग्रीनलीफ ने बार बार निम्नलिखित सीख को दोहराया है। हम सबके पिता एवं प्रिय ईश्वर, क्रूरता के प्रति विश्वास के लिए हमें क्षमा करें। धर्म को नकारने वाले अंधेपन के लिए क्षमा करें। अपने आदर्शों को छोड़ने, उनका उल्लंघन करने के लिए क्षमा करें। लहू की वेदिका से उठती ज्वाला ने हमें रास्ता दिखाया है। अब हम मानवता के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे। हेनरी वॉटरसन, प्यूरिटन एंड कैवेलियर। फ्रांस के खिलाफ युद्ध गीत न लिखने के मुद्दे पर लगातार निंदा के विरोध में गोएथे ने जवाब दिया, अपनी कविताओं से मैं कभी लज्जित नहीं हुआ हूँ। नफरत की भावना के अभाव में मैं नफरत भरे गीत कैसे लिख सकता हूँ। केवल उसी मुद्दे का प्रभावशाली प्रचार किया जा सकता है जिससे आप दिल से जुड़े हों। मान्यताओं की तरह भावनाएं भी संक्रामक होती हैं। मुद्दे की वास्तविकता में विश्वास रखने वाला वक्ता ही जनता को अपने भावों से प्रेरित कर सकता है। ईमानदारी, प्रभाव और उत्साह से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना। भावना के आधार पर की गई अपील बेहद प्रभावशाली होती है। भाषण के तकनीकी पहलुओं के मुकाबले भावना का प्रभाव ज्यादा असरदार होता है। इसी प्रकार इशारों की शोभा और निपुण उच्चारण के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता के समक्ष पेश की जाने वाली अपील को उचित दलील का आधार देना जरूरी होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप विचारों की नींव तैयार करें और इमारत खड़ी करने में लापरवाही बरतें। अर्थात विचार का आदान प्रदान उचित परिणाम मिलने तक जारी रहना चाहिए। अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियां और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।